उत्पादन भाग 6 दीर्घकालीन उत्पादन। आज हम जानेंगे कि दीर्घकालीन उत्पादन क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, बारीकी से जानना चाहते हैं कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, आप अगर जानना चाहते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन क्या होता है, परिवर्तित अनुपात का नियम क्या होता है, कारक का घटता प्रतिफल, कारक का बढ़ता प्रतिफल और कारक का स्थिर प्रतिफल और कारक का प्रतिफल क्या होता है, ये जितने भी आपके मन में सवाल हैं इन सब के आंसर आपको मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जी हाँ, इससे पहले हम उत्पादन से जुड़े 5 एपिसोड 5 भाग अपलोड कर चुके हैं, जिनके सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, उत्पादन को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं दीर्घकालीन उत्पादन क्या होता है। देखिए, जब उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है, उत्पादन को बढ़ाया जाता है, तो उसको हम दीर्घकालीन उत्पादन कहते हैं। अब इसको दीर्घकालीन उत्पादन क्यों कहते हैं, इसको आप समझिए। दीर्घकालीन उत्पादन यानी कि लंबा समय, दीर्घ अगर आप देखें, ठीक है, दीर्घ और काल, दीर्घ यानी कि लंबा और काल यानी कि समय। जब अधिक समय होता है उत्पादक के पास, किसी उत्पादक के पास जब अधिक समय होता है तो वो क्या करता है, सभी साधनों में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होता है। सभी साधनों को वो बदल सकता है, जो भी उसके पास साधन है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट साधन होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका भूमि होता है, उसके बाद आपकी पूंजी होती है, उसके बाद आपकी लेबर होती है। ठीक है, ये 3 इम्पोर्टेंट साधन होते हैं, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि परिवर्तित साधन क्या होते हैं, स्थिर साधन क्या होते हैं। वीडियो पूरी सीरीज हमने बना रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें तीनों में वो परिवर्तन करने में सक्षम रहता है, उसके पास इतना समय होता है कि वो तीनों में परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए क्या होता है कि इसको दीर्घकालीन उत्पादन कहते हैं। अल्पकालीन उत्पादन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें अल्प यानी कि कम समय होता है, ठीक है, तो कम समय में वो सिर्फ लेबर में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अधिक समय है उसके पास, इसलिए वो हर चीज़ में परिवर्तन कर सकता है। अधिक समय, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, आपकी कंपनी है वो डायरी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। मान लिया कि आपकी कंपनी डायरी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर आपकी कंपनी डायरी मैन्युफैक्चर करती है तो आपकी कंपनी को ऑर्डर मिलता है। आपकी कंपनी 2020 में स्थापित हुई और आपकी कंपनी को ऑर्डर मिलता है कि भाई 2024 तक आपको जो है 10 लाख डायरी बना के देनी है, 2024 तक। अब आपके पास 4 साल हैं। आपको लगता है कि मेरे पास जो ज़मीन है, ठीक है, जो ज़मीन है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि 2024 तक 10 लाख डायरी का मुझे ऑर्डर पूरा करना है और यहाँ पे मेरे पास मशीनें जो हैं वो कम हैं। ये मशीन हो गई, ये भी कम है आपके पास, सीधी सी बात है, मशीनें भी कम है आपके पास काम करने वाले लेबर भी कम है। अब आपको लगता है कि 2024 यानी कि 4 साल में ये लेबर 10 लाख नहीं बना पाएगी, ठीक है, तो आप लेबर बढ़ाएंगे, लेकिन इतनी जगह में वो लेबर नहीं आ पाएगी, आपको मशीनें भी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो उत्पादक क्या करेगा, वो अपने प्लांट को बड़ा कर लेगा, ठीक है, और उसमें मशीनें भी बढ़ा देगा, उसमें लेबर भी बढ़ा देगा, ठीक है, यानी कि उसमें और भी पैसा इन्वेस्ट कर देगा, और भी भूमि लगा देगा, और भी लेबर, यानी कि तीनों चीज़ों में उसने परिवर्तन कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने जगह भी बढ़ा दी, भूमि भी बढ़ा दी, पूंजी और लगा दी, मशीनें और लगा दी, लेबर भी उसने और लगा दी, श्रम भी उसने और लगा दिया। क्यों? ये सब वो क्यों कर पाया? ये सब वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास समय था, उसके पास 4 साल का लंबा समय था जिसमें वो अपने पूरे कारखाने में परिवर्तन कर सकता था, ठीक है। तो दीर्घकाल में उसने क्या किया कि उसने अपने हर चीज़ में परिवर्तन कर लिया। वही कह रहे हैं, जब उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करके, तो उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन हो गया यहाँ पे, ठीक है, किसी एक साधन में परिवर्तन नहीं हुआ, सब में परिवर्तन हो गया यहाँ पे। तो जब उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो उसे दीर्घकालीन उत्पादन कहते हैं, ठीक है। इसे पैमाने का प्रतिफल भी कहते हैं। अब आप इस चीज़ को समझिए, कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि इसको पैमाने का प्रतिफल क्यों कहते हैं। देखिए, बड़ी ही छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ।
हमने आपको बताया था कि कारक का प्रतिफल किसे कहते हैं। कारक का प्रतिफल जब एक कारक में, मात्र एक कारक में परिवर्तन किया जाता है तो उसे कारक का प्रतिफल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ एक कारक में परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ पे पूरे के पूरे कारखाने में परिवर्तन हो रहा है। पूरी की पूरी जो है लेबर भी बदल जाती है, मशीनें भी और आती हैं, पूंजी और निवेश की जाती है, भूमि और लगाई जाती है, पूरे प्लांट को बड़ा कर दिया जाता है क्योंकि बड़ा ऑर्डर होता है, बड़ा समय होता है। तो यहाँ पे एक कारक में परिवर्तन नहीं हो रहा, जबकि पूरे के पूरे कारखाने में परिवर्तन हो रहा है। और कारखाने को अर्थशास्त्र की भाषा में पैमाना कहते हैं। ठीक है, पैमाना आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैमाने का प्रतिफल तो क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। ठीक है, इसी कारण से इसको पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, कारखाने का प्रतिफल यानी कि जो जब पूरे पैमाने में परिवर्तन किया जाता है तो वो पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। जब मात्र एक कारक में यानी कि सिर्फ लेबर बढ़ा के उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है तो उसको कारक का प्रतिफल कहते हैं, लेकिन जब पूरे कारखाने में परिवर्तन किया जाता है तो उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, आपको समझ जानी चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कारक का प्रतिफल क्या होता है और पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का घटता प्रतिफल और पैमाने का स्थिर प्रतिफल। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का घटता प्रतिफल और पैमाने का स्थिर प्रतिफल, ये क्या होता है। ठीक है, इसको ज़रा समझते हैं कि क्या होता है। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल किसे कहते हैं, जब सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है तब उस परिस्थिति में आप ऐसी नोट्स बनाइएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे ही लिखिएगा। जब सभी साधनों में, उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है तब साधनों में होने वाले अनुपातित परिवर्तन से उत्पादन में होने वाला अनुपातित परिवर्तन अधिक होता है, तो उस स्थिति को हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल कहते हैं। आइए अब इसको समझ लेते हैं। हमने कहा जब उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन जो होता है, हम यहाँ पे एक साधन ले लेते हैं, कोई हमने यहाँ पे लेबर ले ली, हमने यहाँ पे श्रम ले लिया, एक साधन ले लिया, हमने श्रम ले लिया। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ दी, हमने यहाँ पे बोला कि भैया यहाँ पे हमने 10 लेबर लगाई थी और वो 10 लेबर जो थी हमको 20 बैग जो है वो पैक करके दे रही थी। ठीक है, सॉरी 20 बैग बना के दे रही थी। ठीक है, हमने यहाँ पे बताया, हमने यहाँ पे बनाया कि 20 बैग जो है वो पैक करके दे रही थी। कितनी मेन पावर, 10 मेन पावर 20 पैक करके दे रही थी। अब हमने देखा कि हमने यहाँ पे मैन पावर में परिवर्तन कर दिया, लेबर में परिवर्तन कर दिया। हमने लेबर में यहाँ पे 10% का चेंज कर दिया, हमने 11 बंदे लगा दिए, हमने 11 बंदे लगा दिए। ठीक है, हमने 10% मेन पावर बढ़ा दी, 10% कितना हुआ 1, तो हमने 10% मेन पावर को बढ़ा दिया। ठीक है, 10% मेन पावर को हमने बढ़ा दिया। अब उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई, उत्पादन में वृद्धि हमने मान लिया कि 20 से उत्पादन में जो वृद्धि हुई वो बढ़कर हो गई 30। ठीक है, 20 से उत्पादन में जो वृद्धि हुई वो बढ़कर हो गई 30। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे उत्पादन जो था उसमें कितने % की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। यानी कि 10 बैग उन्होंने एक्स्ट्रा बनाया, 20 का 50% कितना हुआ 10। यहाँ पे हमने देखा कि उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई और जबकि हमने लेबर में मात्र माफ़ कीजिएगा, हम उत्पादन को और बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्थिर प्रतिफल आ रहा है निकल के। हमने उत्पादन को जो है 40 कर दिया। ठीक है, हमने उत्पादन को 40 कर दिया। ठीक है, हमने उत्पादन को
उत्पादन को हम 30 ही रखेंगे क्योंकि इसका 10% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, सॉरी गलती से जुबान फिसल गई। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्पादन कितना बढ़ रहा है, पूरा का पूरा 50% उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जबकि हमने मेन पावर में कितना परिवर्तन किया था, मात्र 10% का। हमने जो अपना उत्पादन का साधन था, यानी कि उत्पादन का साधन जो था लेबर, उसमें हमने परिवर्तन किया मात्र 10% का, लेकिन जो उत्पादन में परिवर्तन हो गया वो 50% का परिवर्तन हो गया। तो ये क्या हुआ, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल हुआ। इसको एक बार और आप इसके इस तरीके से नोट्स बना लीजिए। मैं आज जैसे बोल रहा हूँ, जब दीर्घकाल की अवस्था में सभी साधनों में, ठीक है, सभी साधनों में समान परिवर्तन करके, ठीक है, समान परिवर्तन करके, यहाँ पे हमने सिर्फ एक लेबर का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में लेबर, भूमि और श्रम, लेबर, भूमि और श्रम, हमने तीनों में 10% का, हमने एक चीज़ को इसलिए लिया ताकि आप बारीकी से समझ सकें। हमने तीनों में 10% की वृद्धि की, लेकिन उत्पादन में 50% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इसको हम कारक का बढ़ता प्रतिफल बोलेंगे। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, जब दीर्घकाल की अवस्था में सभी साधनों में, जब दीर्घकाल की अवस्था में सभी साधनों में समान परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है, ठीक है, जब दीर्घकाल की अवस्था में सभी साधनों में, उत्पादन के सभी साधनों में समान परिवर्तन करके जब उत्पादन को बढ़ाया जाता है, तब उत्पादन में होने वाला अनुपातित परिवर्तन, साधनों में होने वाले अनुपातित परिवर्तन से अधिक होता है, तो उसको हम पैमाने का बढ़ता प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरी चीज देखते हैं। दूसरा है पैमाने का घटता प्रतिफल, पैमाने का घटता प्रतिफल। अब आप इसको देखिए, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि पैमाने का बढ़ता प्रतिफल था, वैसे ही घटता प्रतिफल है। हमने जितने भी हमारे संसाधन थे, जितने भी हमारे साधन थे प्रोडक्शन के, वो पहले हमने 10 लिया था, ठीक है। अब हम इस साधन में परिवर्तन करेंगे। हमने 10 से इसको 12 कर दिया, हमने इसको 20%, इसमें 20% की वृद्धि कर दी, 20% हमने इसको बढ़ा दिया। हमारे 10 मेन पावर पे 50 बैग पैक हो रहे थे, ठीक है, 50 बैग जो है वो पैक हो रहे थे। 10 की मेन पावर पे हमारे 50 बैग पैक हो रहे थे, या फिर हम इसको मान लेते हैं कि 10 की मेन पावर पे 10 बैग पैक हो रहे थे, और आसान कर देता हूँ आपके लिए। 10 की मेन पावर पे 10 बैग जो है हमारे पैक हो रहे थे। हमने यहाँ पे 2 मेन पावर बढ़ा दी, 20% की वृद्धि कर दी मेन पावर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो 10 से सिर्फ 11 हुआ, और उसमें मात्र 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमने जो हमारे साधन थे उसमें तो 20% की वृद्धि की, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन था उसमें मात्र 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे पैमाने का घटता प्रतिफल। अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, पैमाने का जो घटता प्रतिफल होता है उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, जब उत्पादन के सभी साधनों में समान परिवर्तन करके, उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है, तब उत्पादन में होने वाला अनुपातित परिवर्तन साधनों में होने वाले अनुपातित परिवर्तन से कम होता है, ठीक है। एक बार और समझिए, जब दीर्घकाल की अवस्था में जब उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है, तब उत्पादन में होने वाला अनुपातित परिवर्तन साधनों में होने वाले अनुपातित परिवर्तन से कम होता है। यहाँ पे देखिए, साधनों में होने वाला अनुपातित परिवर्तन 20% था, लेकिन उत्पादन में होने वाला जो प्रतिशत था वो कम था, जो परिवर्तन था। तो इसको हम बोलेंगे पैमाने का घटता प्रतिफल, ठीक है। जब साधनों में तो परिवर्तन अधिक हो लेकिन प्रोडक्शन में परिवर्तन अधिक ना हो, तब उसको हम पैमाने का घटता प्रतिफल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। देखिए, फिर से आप इसकी परिभाषा लिखिए, इसको लिखिए ज़रा एक बार, इसको मैं बोलता हूँ, आप लिखिए, आप इसको समझिए, समझाऊंगा मैं बाद में आपको। इसको हम बोलेंगे पैमाने का स्थिर प्रतिफल जो होता है जब दीर्घकाल की अवस्था में परिवर्तन के सभी साधनों में
जब दीर्घकाल की अवस्था में परिवर्तन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है, तब उत्पादन में होने वाला परिवर्तन साधनों में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है, समान होता है। जैसे कि हमने एक बार फिर से आपको उसी एग्जांपल से समझाते हैं। हमने यहाँ पे लेबर जो थी हमारी 20 लेबर काम कर रही थी यहाँ पे, ठीक है, 20 लेबर काम कर रही थी। हमने 20 से बढ़ा के लेबर को 30 कर दिया। 20 लेबर काम कर रही थी तो हमारे जो है 100 बैग पैक हो रहे थे, ठीक है, 100 बैग जो है पैक हो रहे थे। हमने यहाँ पे लेबर को बढ़ा के 30 कर दिया। हमने कितने परसेंट की वृद्धि की? पूरे 50% की वृद्धि कर दी। किसमें? हमारे साधनों में। और यहाँ पे जो बैग हमारे पैक हो रहे थे वो 100 हो रहे थे, बैग मैन्युफैक्चर हो रहे थे हमारे 100, और वो 100 से बढ़कर हो गए 150, 150। यहाँ पे भी 50% की वृद्धि देखने को मिली। तो जब समान अनुपात में परिवर्तन होता है दोनों में, तो उसको कारक का पैमाने का स्थिर प्रतिफल बोलते हैं। तो हम इसी तरीके से इसको समझेंगे कि जब दीर्घकाल की अवस्था में उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है, तब उत्पादन में होने वाला परिवर्तन साधनों में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है, समान रूप से परिवर्तन होता है दोनों में, तो उसको हम पैमाने का स्थिर प्रतिफल बोलते हैं। तो यही है पैमाने का प्रतिफल। और पैमाने का प्रतिफल इसको क्यों बोलते हैं आप इसको समझ गए होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि ये डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ। हम उसको क्लियर करेंगे, हम उसको समझाएंगे आपको, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमारी उत्पादन की सीरीज़ ख़त्म होने पे आ गई है। थोड़ा भूगोल की तरफ बढ़ते हैं, भूगोल को देखते हैं, भूगोल को खंगालते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी दिनों से रुकी हुई है सीरीज़ हमारी भूगोल की। और दूसरी चीज़, अब सबसे इम्पोर्टेंट कि अब आपके एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप वीडियो में कमेंट कीजिए। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन लाइव आऊँ और लाइव आके आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँ। लेकिन हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ बनाने वाले हैं, जिसमें हम सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने नंबर में आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ हम जल्दी लेके आने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो ऑन द वे हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, आपको अर्थशास्त्र में, भूगोल में, समाजशास्त्र में रुचि है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।